वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। एसएससी के प्रीवियस ईयर के सीरीज़ में आज हम लोग 10 जून 2019 को थर्ड शिफ्ट में जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ का पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और इसके सभी क्वेश्चन को हम लोग बेसिक और इसका जो शॉर्ट तरीका होगा वो दोनों तरीक़ों के साथ देखने वाले हैं। वैसे अगर आप बेसिक से किसी भी सवाल को सॉल्व करते हैं या प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा शॉर्ट आप खुद से सवाल को बना सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से है। यदि 2 sin स्क्वायर थीटा इजकल टू 3 cos थीटा और जो थीटा का मान है वो 0 से लेकर 90 तक के बीच में है तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए इसको एक तो बेस्ट तरीका सबसे ये होगा कि इसका जो ऑप्शन है हम लोग थीटा का मान इसमें पुट कर देंगे और जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा वो उसका आंसर हो जाएगा। और थीटा का मान रखते समय थोड़ा सा हमें 2 sin स्क्वायर थीटा इजकल टू 3 cos थीटा दिया गया ना, तो इसमें थोड़ा सा हमें लॉजिकली सोचना है। लॉजिकली क्या सोचना है कि जैसे अगर ये मान कभी भी रूट में आएगा नहीं आएगा, ये मान क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम स्क्वायर करें तो ये मान जब रूट में नहीं आएगा तो ये मान भी रूट में नहीं आना चाहिए। तो थीटा का एक ही मान जो बन रहा है जो रूट में नहीं देगा वो है 60 डिग्री। थीटा का एक ही मान बन रहा है जो 60 डिग्री। वैसे 0 डिग्री पे भी ये रूट में नहीं देगा, लेकिन 0 डिग्री यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं गया है, यानी ये बाकी चार ऑप्शन में 60 डिग्री ही ऐसा मान है जो कि इसको रूट में नहीं देगा। तो अगर हम 60 डिग्री रखते हैं तो 2 sin 60 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा इजिकल टू 3 और cos 60 कितना होता है 1/2, तो यानी 2 दूना 4 3/2 इजिकल टू 3/2 आ गया ना। तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली सोचना था कि ये मान तो रूट में नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर वाला मान कभी भी रूट में नहीं होता है। जब ये मान रूट में नहीं होता तो हमें इस थीटा का ऐसा मान रखना था जो रूट में ना हो। अब नेक्स्ट सवाल डीएस है। इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित तालिका में विभिन्न कॉलेज में विद्यार्थियों की जो संख्या का प्रतिशत है लड़के लड़कियों के अनुपात को दर्शाएगा और विद्यार्थी की कुल संख्या जो है वो 1800 है। यानी टोटल जो विद्यार्थी था वो कितना था 1800 था। 1800 में इसमें कॉलेज ए में परसेंटेज ऑफ विद्यार्थी कितना है 20 है, यानी 20% विद्यार्थी है। बी में 18% विद्यार्थी है, यानी अगर कॉलेज ए में 20% विद्यार्थी है तो 1800 का 20% कितना होता है 360, यानी इसमें 360 विद्यार्थी है। सेम इसी तरीके से बढ़ते गए। फिर इस 360 में से लड़का लड़की में बांट दिया गया, यानी 4:5 में लड़का लड़की को बांट दिया गया है। तो इसमें बोला गया यदि पहला जो सवाल दिया गया है यदि 10% लड़कियों को कॉलेज ए से कॉलेज ई में स्थानांतरित कर दिया जाए तो कॉलेज ई में लड़कियों का प्रतिशत में कितना वृद्धि होगा। यानी 10% लड़की को कॉलेज ए से कॉलेज ई में हम लोग स्थानांतरित कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉलेज ए में टोटल स्टूडेंट कितना है। तो टोटल स्टूडेंट तो 1800 था सभी कॉलेज मिला के। कॉलेज ए में 20% विद्यार्थी है, इन 1800 का 20% इतना स्टूडेंट कॉलेज ए में है। कॉलेज ए में इतना स्टूडेंट है। अगर हम इसमें लड़की का संख्या निकालें तो लड़का लड़की का अनुपात 4:5 है, तो यानी जो लड़की का भाग होगा वो 5/9 हो जाएगा। यानी 5 लड़की है कितना में 9 में, यानी अगर हम इसमें से लड़की का भाग निकालें तो 5/9 से गुना करना पड़ेगा, यानी इतना भाग लड़की है। अब इस लड़की की संख्या का 10% हम लोग कॉलेज ई में स्थानांतरित कर रहे हैं। अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी इसका कैलकुलेशन जो है वो कितना आ रहा है, जैसे ये 00 से ये 00 कर जाएगा, 20 को 5 से गुना करेंगे 100, इसको काट देगा, फिर 9 से ये 9 दूना 18, यानी 20 आ रहा है। इसका मतलब 20 लड़की को ए से ई में हम लोग स्थानांतरित कर रहे हैं 20 लड़की को। तो अब हम ये ज्ञात करते हैं कि कॉलेज ई में पहले लड़की कितना था। देखिए कॉलेज टोटल 1800 स्टूडेंट था, 1800 में कॉलेज ई में 10% विद्यार्थी है, तो 1800 का 10% निकाल लेते हैं, यानी इतना विद्यार्थी कॉलेज ई में है। इसमें से लड़की कितना है 3/5 भाग है, यानी 3/5 भाग है लड़की। यानी टोटल जो लड़की होगा ये 00 कट गया 5 से 2 बार में, यानी 3 × 6 18 × 6 108, यानी कॉलेज ई में 108 लड़की है। कितना स्टूडेंट में 1800 का 10% स्टूडेंट में ना, 10% स्टूडेंट में 00 यानी 180 स्टूडेंट में 108 लड़की है। अब एक चीज़ बताइए, जब ये 20 लड़की कॉलेज ए से कॉलेज ई में आ जाएगी तो टोटल लड़की कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा टोटल लड़की। जब 20 लड़की कॉलेज ई से कॉलेज ई में जो आ जाएगी तो टोटल लड़की कितना हो जाएगी 128 हो जाएगी टोटल लड़की। और टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा
कॉलेज ई में टोटल 180 स्टूडेंट हैं और 20 लड़की और ऐड हो गई, तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट 128 हो जाएगा। सॉरी 180 प्लस 20 यानी 200 हो जाएगा टोटल स्टूडेंट। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट 200 हो जाएगा, क्योंकि जब हम लड़की की संख्या में वृद्धि करेंगे तो टोटल स्टूडेंट में भी तो वृद्धि हो जाएगा ना। अब लड़की का प्रतिशत कितना है, अब जो है लड़की का प्रतिशत अब कितना हो गया, यानी अब लड़की टोटल 128 है, कितना में 200 में गुने 100, इन डबल जीरो कट गया, 200 कितना बार में 64 बार में, यानी अब लड़की का जो प्रतिशत है वो 64% आया। पहले लड़की का प्रतिशत कितना था, पहले अगर हम कॉलेज ई में बात करें तो कॉलेज ई में पहले लड़की का प्रतिशत कितना है। देखिए जब भी देखिए प्रतिशत या तो रियल वैल्यू से निकाले या फिर अनुपातिक वैल्यू से निकाले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम इसी अनुपात के वैल्यू से हम लोग पहले कॉलेज ई में लड़की का प्रतिशत निकाल लेते हैं। पहले ई में लड़की का जो प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा, 3/5, यानी 3/5 है ना, 3 लड़की है, 3 2 5 में, तो 100 में कितना होगा परसेंटेज निकाल ले, यानी 5 से 20 बार में, यानी 20 तिया 60%, यानी पहले लड़की का संख्या 7% थी, अब 64% हो गई, तो कितना का वृद्धि हुआ 4%। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कॉलेज ए और बी में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है, यानी बॉय और गर्ल का अनुपात निकालना है। तो देखिए अगर हम 100 में ही बनाएंगे, अनुपात ही निकालना है ना, अनुपात 100 में भी निकालेंगे तो वो आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कॉलेज ए में बॉय, देखिए ए प्लस बी में, कॉलेज ए और बी में लड़का और लड़की का अनुपात क्या, यही पूछा जा रहा है ना। अगर बात करें कॉलेज ए में लड़का कितना है, देखिए 20 का 4/9 भाग लड़का है, यानी 20 का 4/9 भाग कॉलेज ए में लड़का है, और 18 का 1/3 भाग कॉलेज बी में लड़का है। या फिर आप टोटल वैल्यू 1800 का 20% लेकर आप दोनों में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते थे, लेकिन हम 1800 का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ये अनुपातिक वैल्यू से ही हम अनुपात निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये इतना लड़का आ गया। अब देखिए गर्ल का बात करें तो ये 20 लड़की में से, 20 लड़की नहीं, 20 स्टूडेंट में से 5/9 भाग लड़की है, 20 का 5/9 भाग यहाँ पे लड़की हो गया कॉलेज ए में, और ये 18 का 2/3 भाग कॉलेज बी में लड़की है, 18 का 2/3 कॉलेज बी में लड़की है। तो अब यहाँ से दोनों लड़का लड़की को जोड़ दे, इन 3 से 6 बार में, यानी हो जाएगा 80 प्लस 54/9, यानी ये जुट जाएगा 9 6 54, अनुपात ये कितना हो जाएगा 100 प्लस, यानी 3 से 6 बार में, यानी 6 9 12 12 9 108/9, तो ये 9 से 9 कट जाएगा, 80 प्लस 54 कितना हो जाएगा 134, अनुपात ये हो जाएगा 208, अगर हम 2 से काटेंगे तो 72/104, यानी सवाल का जो आंसर होगा 67 ये 67 हो जाएगा, 2 6 के बाद 214, 67/104, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यानी आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप अनुपातिक वैल्यू लेकर ही इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे, टोटल वैल्यू नहीं भी लेते तो भी अनुपात वही आएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लड़के और लड़कियों की कुल संख्या के बीच का अनुपात का प्रतिशत किस कॉलेज में सबसे कम है। देखिए ये जो सवाल होना चाहिए था इस तरह से होना चाहिए, लड़के और लड़कियों की कुल संख्या के बीच का अंतर, लड़के और लड़कियों की जो अंतर जो था वो अंतर कुल संख्या का सबसे कम किस कॉलेज में है, ये होना चाहिए था। यानी इसके अंतर जो है कुल संख्या का जो प्रतिशत है, कुल संख्या का प्रतिशत वो किस कॉलेज में सबसे कम है, लैंग्वेज कुछ इस तरह से होना चाहिए था। अगर हम देखें यहाँ पे कितना का अंतर हो रहा है, 1 का अंतर हो रहा है, टोटल कितना में 4 5 9 में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना कि हम अंतर प्रतिशत निकाल लेते हैं, 1 का अंतर हो रहा है 9 में गुना 100। ठीक है, यानी ये जो ऑप्शन दिया गया केवल हम उसी का निकालते हैं। अगर सी का बात करें, यहाँ भी 1 का अंतर हो रहा है कितना में 7 में गुना 100। अगर हम डी का बात करें, यहाँ भी 1 का अंतर हो रहा है 11 में गुना 100, 6 5 11। और ई का अगर हम बात करें, यहाँ भी 1 का अंतर हो रहा है कितना में 5 में गुना 100। देखिए ये 100 तो सब में कॉमन है, तो ये 100 को हम रहने देते हैं।
अब एक चीज़ बताइए, 1/9, 1/7, 1/11 और 1/5 में सबसे कम कौन आ जाएगा? तो सबसे कम 1/11 होगा। देखिए जब अंश सेम होता है और हर में जो ज़्यादा बड़ा होता है वो सबसे कम हो जाता है, और जब जब हर जब अंश सेम रहता है और हर में जो बड़ा संख्या रहता है वो छोटा हो जाता है, यानी बड़ा संख्या क्या हो जाता है? छोटा, और छोटा संख्या बड़ा हो जाता है। हर में बड़ा संख्या 11 है, तो जो सबसे कम अंतर प्रतिशत देगा वो ये 1/11, यानी कॉलेज डी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कॉलेज डी एफ में लड़कियों का कुल संख्या का प्रतिशत कितना है? दशमलव के एक स्थान तक सही, यानी डी एफ ये 3 कॉलेज में लड़की के कुल संख्या का प्रतिशत कितना है? तो हम क्या करते हैं, केवल हम यहाँ भी हम पूरा ये 1800 का यूज नहीं करके केवल और केवल हम इसी 3 का यूज करके हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। देखिए केवल लड़की का प्रतिशत निकाला है, तो ये 22 में कितना भाग लड़की है? 5/11 भाग लड़की है, यानी 11 दूना 22, यानी 10 लड़की हैं। ये 22 में 10 लड़की हैं। अगर ये 10 में बात करें, ये 10 में कितना लड़की है? यानी 10 में 3/5 लड़की है ना, तो यानी 3/5 निकालेंगे तो 5 10, यानी 6 लड़की है। अगर ये 16 में बात करें कितना लड़की है? यानी 7/9 7 16, यानी 16 16 कट गया, यानी 7 लड़की है। यानी टोटल लड़की का संख्या कितना आ गया? 10 से 16 7 23, टोटल लड़की 23, और टोटल स्टूडेंट कितना आ गया है? यानी 6 2 8 48, यानी टोटल 48 स्टूडेंट में से 23 लड़की है, तो जो लड़की का प्रतिशत होगा वो 23/48 गुने 100, 23 बटा, अगर हम 4 से काटेंगे तो 12 बार में, और 4 से 25 बार में, यानी इसका जो कैलकुलेशन है 25 या 75, और बच जाएगा 7, 50 7 57, 575/12, यानी 12 से 4 बार में लगाएंगे, यानी 12 चौका 48, फिर बचेगा 9 5, और 12 8 96, यानी 12 7 84, 47 पॉइंट में एक ही ऑप्शन बी है, तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यदि गोले का व्यास को 140% अधिक कर दिया जाए तो उसका आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा? देखिए या तो आप फिर इसको इफेक्टिव यूज कर सकते हैं, इफेक्टिव से भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं, इसके त्रिज्या का अनुपात निकालने के बाद आयतन का अनुपात उसका क्या होता है? क्यूब हो जाता है। अगर त्रिज्या का हम बात करें, इसके व्यास को अगर 140% से बढ़ा दिया गया तो इसका मतलब त्रिज्या में भी 140% वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ व्यास में वृद्धि होता है वही त्रिज्या में भी वृद्धि हो जाता है। तो यानी पहले त्रिज्या 100 था, तो अब त्रिज्या 240 हो गया। अगर 20% का वृद्धि रहता है तो 120 लिखते थे ना, यहाँ 140% का वृद्धि होता है, तो 100 में 140 ऐड करेंगे तो 240, यानी उसके त्रिज्या का अनुपात 100/240, यानी अगर हम इसको काटेंगे तो 4 से 25 बार में, और 4 से ये 60 बार में, फिर 5 से ये 5 बार में, 5 से ये 12 बार में, 5 से ये 5 बार में, 5 से ये 12। जब त्रिज्या का अनुपात 5:12 आ गया तो उसके आयतन का क्या अनुपात आ जाएगा? उसके आयतन का अनुपात होता है वो त्रिज्या का क्यूब होता है, यानी 125/12 का क्यूब कितना होता है? 1728, यानी 12 का क्यूब 1728, यानी अब उसके आयतन का जो अनुपात आया वो कितना आ गया? 125/1728। तो आयतन में कितना का वृद्धि हो गया वो निकाल लेते हैं। आयतन में वृद्धि हुआ यानी 1603 का वृद्धि हुआ, आयतन में 1603 का वृद्धि हुआ, कितना में? 125 में गुना 100, यानी 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, यानी जो कैलकुलेशन आएगा 6412/5, यानी 12 5 60, यानी 1200 के लगभग में जाएगा। ये 1200 के लगभग में एक ही ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए, यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यदि 3x - 1 का क्यूब प्लस 4x - 3 का क्यूब प्लस 2x + 1 का क्यूब जो है वो 3 × 3x - 1 × 4x - 3 × 2x + 1 है, और x बराबर 1/3 के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करें। देखिए एक तो ये जो सवाल था किस तरीके से दिया गया था, जैसे अगर आपके पास अगर a + b + c अगर 0 आता है, अगर एक फार्मूला होता है, अगर a + b + c 0 आता है तो a³ + b³ + c³ क्या होता है? 3abc। a³ + b³ + c³ तब क्या हो जाता है? 3abc। यहाँ पे a³ + b³ + c³ = 3abc दिया गया है, तो इसका मतलब ये तीनों का जो योग होगा वो 0 होगा,
इस तरीके से हम सोच सकते हैं। अगर तीनों का योग हम जीरो करते हैं, यानी 3x - 1 प्लस 4x - 3 और प्लस 2x + 1, अगर हम इस तीनों के योग को जीरो करते हैं तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। यानी अगर हम देखें तो 3 4 4 3 7 2 9x और ये 1 से 1 कट गया बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/9 यानी 1/3। जबकि यहाँ पे बोला गया कि x का मान 1/3 नहीं होना चाहिए, यानी इस तरीके से भी सवाल बनेगा। लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया है कि यानी जो x का मान है वो 1/3 नहीं होगा, तो इसका मतलब हम इस फार्मूला पे इस सवाल को नहीं बना सकते हैं। यहाँ हमें दूसरा चीज़ सोचना पड़ेगा। एक तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि ये तरीका होगा कि आप ऑप्शन से मान रख के इसमें पुट करके देख लें कि कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। दूसरा ये तरीका होगा, पहला तो ये तरीका होगा कि आप ऑप्शन से इसमें मान रख के देख लें कि कौन सेटिस्फाइड हो रहा है। दूसरा तरीका ये होगा, अगर आप सोचिए अगर इसको भी हम लोग ए मान लेते हैं तो ये ए क्यूब हो जाएगा, इसको भी ए मानेंगे ये ए क्यूब हो जाएगा, इसको भी ए मानेंगे ये ए क्यूब हो जाएगा, यानी ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब, ये 3 ए क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू ये ए यानी ए क्यूब हो जाएगा, यानी 3 ए क्यूब हो जाएगा, 3 ए क्यूब इक्वल टू 3 ए क्यूब आ गया। इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों का तीनों मान जो है वो आपस में बराबर होगा, तीनों का तीनों मान आपस में बराबर होगा, तभी ये इक्वेशन पॉसिबल हो सकता है। अगर तीनों मान आपस में बराबर हो रहा है तो यानी 3x - 1 अगर 4x - 3 के बराबर हो रहा है तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 3x आएगा तो उधर चला जाएगा तो x, 4x में 3x, और ये -3 इधर आएगा तो +3, यानी 3 में से गया 2, तो x बराबर 2 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी आप दोनों में से कोई भी तरीका से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलता है और रुकने के साथ 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो औसतन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है। देखो उसके जो चाल का अनुपात आ गया, अगर 70 से 56 हो गया अगर चाल, तो उसके समय का अनुपात जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, यानी 56 से 70 हो जाएगा समय, 56 से 70 हो गया। तो रेलगाड़ी कितना देर रुक रही है, 14 मिनट रुक रही है, 14 घंटा, यानी 56 घंटा से 70 घंटा हो गया ना, 14 घंटा रुक रहे, कितना घंटा में, 70 घंटा में। ये घंटा तो कट ही जाएगा ना, यानी 14/70 भाग रुक रही है, यानी 1/5 भाग रुक रही है। अगर हम इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंगे, यानी 12 × 5 = 60, यानी 12 मिनट रुक रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो वस्तु में से प्रत्येक को 10,334 रुपये की कीमत पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु को विक्रेता को 18% का लाभ होता है और दूसरी पर 12% का हानि होता है, तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने लाभ या हानि हुआ। देखिए इस सवाल को हम लोग दो तरीक़ा से बना सकते हैं, लेकिन जो तरीका से आप बनाएगा, पहला तरीका से जो बनाएगा उसमें क्या होगा कि आपको ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो पहला तरीका क्या वो बता देते हैं। जैसे पहला का आप किराया मूल्य 100 मानते हैं, पहला का किराया मूल्य अगर 100 मानते हैं तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 118, और दूसरा का किराया मूल्य अगर 100 मानते हैं तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 88। लेकिन यहाँ पे दोनों को समान रूप में, समान राशि में बेचा जा रहा है ना। देखिए इस दोनों को समान करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा गुना करना पड़ेगा, इसको 88 से गुना करना पड़ेगा और इसको 118 से गुना करना पड़ेगा, या फिर अगर हम शॉर्ट फॉर्म में तोड़ेंगे तो भी इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसे भी बना सकते हैं। देखिए इस तरीक़ा से हम लोग बना लेते हैं, फिर हम लोग इसका बेसिक से तो बन ही जाएगा। अगर हम 2 से काटेंगे तो ये 2 से 4 से कट जाएगा, ये 4 से नहीं कट पाएगा, 2 से ही काट देते हैं। यानी 2 से कितना बार में कटेगा 59 बार में, और 2 से कितना बार में कटेगा 44 बार में, 2 से ये 50 बार में, और 2 से ये फिर 50 बार में। अगर दोनों को हम लोग समान मूल्य पे बेच रहे हैं तो इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए इसको 44 से गुना करेंगे, तो इसका मतलब इसको भी 44 से गुना करेंगे, और अगर हम इसको 59 से गुना करेंगे तो इसको भी 59 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ टोटल किराया मूल्य आ जाएगा और टोटल विक्रय मूल्य आ जाएगा, टोटल किराया मूल्य और टोटल विक्रय मूल्य आ जाएगा मेरे पास। जब टोटल किराया मूल्य टोटल विक्रय मूल्य आएगा तो यहाँ से हम लोग हानि निकाल सकते हैं, कुल लाभ या हानि निकाल सकते हैं, और इसका वैल्यू आपके पास दिया रहेगा 10,334, तो जो लाभ या हानि अनुपात में है उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे बेसिक से ही बना लेंगे। और इसका बेसिक में ही हम लोग जितना जल्दी हम लोग कैलकुलेशन कर सकें उतना जल्दी मेरे लिए फ़ायदामंद रहेगा। जैसे प्रत्येक को
84 में बेचा गया तो टोटल जो विक्रयमूल्य आएगा उसका वो कितना आ जाएगा? टोटल विक्रयमूल्य 10,384 प्लस 10,384 यानी 2 से गुना कर दे, यानी 20,768 38 में 6 यानी 20,768 टोटल विक्रयमूल्य आ गया। यानी पहला को अगर हम 10,384 में बेचे और हमें अगर 18% का लाभ हुआ तो इसका मतलब जो क्रयमूल्य होगा वो 100/118 हो जाएगा। दूसरा को अगर हम 10,384 में बेचें और अगर हमें 12% का हानि हुआ तो जो क्रयमूल्य होगा वो 100/88 हो जाएगा। क्रयमूल्य निकालना रहता है तो 100/88 यानी उल्टा लिखते हैं। यानी यहाँ से हम टोटल CP निकाले यानी टोटल क्रयमूल्य, इन दोनों को जोड़कर टोटल क्रयमूल्य निकाल लें। यहाँ अगर हम देखें तो 10,384 गुने 100 ये कॉमन आ जाएगा, 10,384 गुने 100 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 1/118 प्लस 1/88 बच जाएगा शेष। अगर यहाँ देखें 10,384 गुने 100, यहाँ क्या करना है? एलसीएम नहीं लेना है, 118 गुने 88 ही रहने देना है। 118 गुने 88, ये 88 इधर जाएगा, 118 इधर जाएगा तो दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 8 16 और फिर 8 1 9 1 10 206 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं? अब हम यहाँ पे जल्दीबाजी में कैलकुलेशन कर लेते हैं। यानी अगर ये देखें तो 8 1 9 4 3 7 11 का मल्टीपल नहीं हो रहा है, ये 11 का मल्टीपल ये है यानी 11 9 99, फिर बचेगा कितना? 11 4 यानी 11 चौका 44, फिर 11 चौका 44 944, ये 11 से 8 बार में, फिर ये 8 से कटेगा नहीं कट पाएगा। अगर 4 से अगर फिर इसको देखें 4 से तो 4 से 2 बार में और ये 4 से कितना बार में? 4 दूना 8 और 261 बार में। और फिर अगर हम और देखें तो 2 से ये कितना बार में कटेगा? 103 बार में। अब बच गया 118, तो 118 को अगर हम काटेंगे यहाँ से तो कटेगा ये, पहले जितना कटे उतना काट लेते थे, यानी 2 से ये 50 बार में और ये 2 से कितना बार में? 59 बार में। ठीक है, अब ये कटेगा 59 से 261, कहीं गलती तो नहीं किए? यहाँ पे 261 नहीं, अगर हम 4 से अगर काटेंगे तो 4 दूना 8, फिर एक बचेगा 4 3 12 फिर 4 6 24 236 आएगा। अगर 59 से हम देखें तो ये 4 बार में कटेगा तो टोटल विक्रयमूल्य आएगा 50 गुने 4 यानी 200। अब ये 200 को अगर हम इससे गुना करेंगे तो 20,600 आ जाएगा। यानी टोटल क्रयमूल्य मेरे पास 20,600 आया और टोटल विक्रयमूल्य 20,768 है। तो इसका मतलब विक्रयमूल्य ज़्यादा हो रहा है। जब विक्रयमूल्य ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब कितना? 168 रुपये का लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो हम बेसिक से भी इस सवाल को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पे क्या था कि विक्रयमूल्य को बराबर करने में हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ रहा था, इसीलिए हम उसको उस टाइप से नहीं बनाए। अगर विक्रयमूल्य को बराबर करने में हमें कम कैलकुलेशन करना पड़ता तो हम पहले वाले जो टाइप बताए थे उसी टाइप से हम लोग बना लेते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 15% और 10% के क्रमिक छूट के बाद 642.60 में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? इसको हम लोग बेसिक से ही बनाने लगे, अंकित मूल्य x मानेंगे। अगर हम 15% का छूट दे तो 85% बेच रहे हैं, 85% का शॉर्ट फॉर्म 17/20 होता है, और 10% का छूट दे तो 90% बेच रहे हैं, 90% का जो शॉर्ट फॉर्म होता है 9/10 होता है, और बेच कितना में 642.6 में बेच रहे हैं। अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आ जाएगा और ये 10 से 10 कट जाएगा, फिर 9 से काटेंगे तो 9 7 63 9 1 9 और फिर 9 चौका 36 714 बार में, और 17 चौका 68 17 दूना 34 यानी 42 बार में। यानी जो x का माना है 42 9 84 यानी 840, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 100 रुपये की एक राशि पर 9% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20.25 है। देखिए 2 ईयर का CISI का अंतर जो होता है वो याद कर लीजिए। आपको बहुत सारा सवाल इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट इससे सॉल्व हो जाएगा। 2 वर्ष में CISI का जो अंतर होता है वो PR²/100 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और अंतर कितना दिया गया? 20.25 दिया गया। इसका तो हमें मूलधन निकालना है और रेट 9 दिया गया, 9 × 9 बट्टा 100 × 100। अगर हम इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 00 आएगा और ये 00 से 00 कट जाएगा। फिर ये 9 से कितना बार में कटेगा? 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18 225 बार में, फिर ये 9 से 25 बार में, और जो मूलधन आएगा वो 25 × 100 यानी 2500, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। sin² 60 माइनस cos² 45 प्लस sec 60
प्लस कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50। देखिए कॉस स्क्वायर 40 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 50, कॉस स्क्वायर 40 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 50, यानी कॉस को जब हम लोग साइन में बदलते हैं तो जो थीटा का मान होता है 90 में से घटाना पड़ता है। तो साइन स्क्वायर 50 और प्लस कॉस स्क्वायर 50 ये दोनों मिलकर एक हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक। अब ये साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा, यानी साइन 60 √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 माइनस कॉस 45 यानी 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। प्लस सेक 60 क्या होता है, सेक 60 कॉस 60 का उल्टा होता है, और कॉस 60 होता है 1/2, तो सेक 60 2 अब प्लस 1। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 2 1 3 ये हो जाएगा, और अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो यानी 4 × 12 1 13/4, यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है और AD पर G इस प्रकार से है कि AG अनुपात GD जो है वो 2:1 है। तो त्रिभुज AVG और AVC किसके बराबर होगा। देखिए एक तरीका तो हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में देखे थे, और आज जो है हम दूसरा तरीका देख लेते हैं। ABC में AD पर G इस AD माध्यिका है, यानी ये AD माध्यिका है, और G इस प्रकार है कि AG अनुपात GD जो है वो 2:1 आता है। देखिए अगर ये 2:1 में विभाजित हो रहा है ये G से, तो इसका मतलब G केंद्रक होगा, और केंद्रक को अगर हम ये तीनों भुजा से मिला देंगे, अगर हम ये तीनों भुजा से मिला देंगे ये केंद्रक हो जाएगा। और केंद्रक क्या करता है, यानी सभी को बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करता है, यानी इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल और ये वाला भाग का क्षेत्रफल, सभी भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें निकालना है ABG का क्षेत्रफल, यानी ABG कहाँ गया, ये ABG के क्षेत्रफल का अनुपात पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात से निकालना है। तो एरिया ऑफ ABG अनुपात एरिया ऑफ ABC, इस दोनों का अनुपात निकालना है। तो ABG में कितना त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये एक त्रिभुज ये, 2 त्रिभुज है, यानी ABG का एरिया अगर 2 तो ABC का एरिया कितना, ABC में कितना त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज है, यानी 2:6 1:3 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। और एक तरीका हम लोग पीछे वाले वीडियो में भी देखे थे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। त्रिभुज ABC में भुजा AB 16 सेंटीमीटर, AC 63 सेंटीमीटर और BC 65 सेंटीमीटर दिया गया। A से BC के मध्य बिंदु M तक एक सरल रेखा AM खींचा जाता है, तो AM की लंबाई ज्ञात करें। देखिए अगर आप ट्रिपलेट को ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ये 3 विषम संख्या हैं, तो आगे वाला 2 में जो है आपके पास 1 का अंतर मिलेगा। अगर 7 24 25 का ट्रिपलेट देखें, 7 24 25 यानी 7 विषम संख्या हैं, तो आगे वाला 2 में आपको 1 का अंतर मिलेगा। और कोई विषम संख्या 9 40 41 का ट्रिपलेट देखिए, 9 40 41 9 विषम संख्या है, तो आगे वाला 2 ट्रिपलेट में 2 भुजा में आपको 1 का अंतर मिलेगा। उसी तरह से अगर 6 8 10 का ट्रिपलेट देखिए, 6 सम संख्या है, तो आगे वाला में आपको 2 का अंतर मिला। और कोई भी ले सकते हैं, 8 15 17 का भी ले सकते हैं, यानी 8 सम संख्या है। तो सम संख्या के ट्रिपलेट में पहला जो सम संख्या हो उसका ट्रिपलेट में क्या होगा कि आगे के 2 संख्या में 2 का अंतर मिलेगा। तो अगर हम देखें 63 और 65 में 2 का अंतर मिला है, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज का बात कर रहे हैं, जिसमें ये भुजा 16 सेंटीमीटर, ये भुजा 63 सेंटीमीटर और ये भुजा 65 सेंटीमीटर दिया गया है। ये सीडीएस के पेपर में भी इस तरह का सवाल आ चुका था, इसीलिए हम इसका जिक्र किए हैं कि जो आगे का 2 भुजा होगा, सम संख्या के ट्रिपलेट में आगे का 2 भुजा में 2 का अंतर होगा, और विषम संख्या के ट्रिपलेट में आगे के 2 भुजा में 1 का अंतर होगा। तो जब ये 7 63 65 जो है 16 63 65 अगर सम ट्रिपलेट है, यानी समकोण त्रिभुज है, और इसमें AB 16 सेंटीमीटर दिया गया है और AC 63 सेंटीमीटर, यानी AB 16 और AC 63 और BC 65 दिया गया है। और A से BC के मध्य बिंदु M मिलाया गया, AC के BC पर मध्य बिंदु M मिलाया गया है। तो ये AM का लंबाई ज्ञात करें। देखिए 2 तरह का कंडीशन बनता है समकोण त्रिभुज में, दोनों तरीके के कंडीशन को ध्यान रखेंगे। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, इसमें अगर ये इससे हम ABC नाम दे देते हैं ABC में, और ये M, अगर हम BM लंब डालते हैं तब जो फार्मूला बनता है BM का स्क्वायर बराबर AM × MC,
बी एम का स्क्वायर बराबर ए एम इंटू एम सी। जब ये लंब रहेगा, हम जब समकोणीय शीर्ष से लंब डालेंगे। दूसरा फार्मूला, अगर आप यहाँ से समकोणीय शीर्ष इस पे मध्य बिंदु पे डालिए, इसको मध्य बिंदु यानी ये जो कर्ण के मध्य बिंदु पे अगर हम समकोणीय शीर्ष को मिला देते हैं, तब जो ये लंबाई आएगा और ये लंबाई और ये लंबाई, तीनों लंबाई क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा, ये परिवृत्त के कारण बराबर हो जाएगा। अगर इसके बाहर हम वृत्त खींचते हैं तो यानी परिवृत्त का जो केंद्र होता है कर्ण के मध्य बिंदु पे, कर्ण के मध्य बिंदु पे अगर परिवृत्त का केंद्र हुआ तो इसका मतलब ये भी वृत्त के लिए त्रिज्या हो जाएगा, ये भी वृत्त के लिए त्रिज्या और ये भी वृत्त के लिए त्रिज्या, तीनों त्रिज्या बराबर हो जाएगा। और उसी तरह से अगर ये मध्य बिंदु पर है तो इसका मतलब ये 65/2 कितना आ गया, ये 32.5 ये लंबाई आ गया, तो 32.5 ये भी हो जाएगा और 32.5 ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। x माइनस 5√x -1 बराबर 0 दिया गया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग पढ़े थे, यदि x प्लस 1/x बराबर अगर a हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होता है, a² - 2, और x³ प्लस 1/x³ क्या होता है, a³ - 3a। ठीक है, अगर x की पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेम इसी को स्क्वायर कर देंगे। जिस तरह से यहाँ स्क्वायर किए तो उससे उसी तरह से यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 अगर निकालना हो तो। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, अगर x - 1/x बराबर a दिया जाए तो x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, a² प्लस 2, और x³ - 1/x³ क्या हो जाएगा, a³ प्लस 3a। ठीक है, तो उसी तरह से x² प्लस 1/x² निकालना, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं x प्लस 1/x या फिर x - 1/x लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम ये 5√x को उधर देंगे तो x - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5√x। अगर हम इसमें से √x कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, √x और -1/√x बराबर 5√x। अब ये √x से √x कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब √x - 1/√x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया, √x - 1/√x। अब देखिए यहाँ पे x - 1/x बराबर a दिया जाए तो x² प्लस 1/x² a² प्लस 2, यानी अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, a² प्लस 2, यानी 25 प्लस 2 27 हो जाएगा, 25 प्लस 2 27 हो जाएगा। अब फिर अगर हम स्क्वायर करेंगे यानी x प्लस 1/x बराबर a दे तो और x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² a² - 2 यानी 27 का स्क्वायर -2, 27 का स्क्वायर 729 -2 यानी 727। इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करता है, तो अपनी खपत में उसे कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। इफेक्टिव रेट से हम लोग इस सवाल को कैसे बनाते हैं, वो हम लोग जिससे जस्ट पीछे वाला यानी 10 जून के सेकेंड शिफ्ट के पेपर में हम लोग देख चुके थे। इफेक्टिव रेट से हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, और आज हम लोग इसको दूसरे तरीक़ा से बनाते हैं। जैसे वो चाहता है कि खर्च में 12% का वृद्धि हो, यानी खर्च पहले 100 था तो अब चाहता है कि 112 का यानी 112 हो जाए। और चीनी के मूल्य में कितना का वृद्धि हुआ, मूल्य में कितना का वृद्धि हुआ, 18%, यानी पहले मूल्य 100 था तो अब मूल्य कितना हो गया, 118 हो गया। तो खपत में कितना का वृद्धि होगा, यानी खपत में कितना का वृद्धि या कमी होगा वो निकालना है। एक चीज़ होता है जो खपत होता है वो क्या होता है, जैसे मान चलिए आप 50 रुपये खर्च कर रहे हैं और चीनी का मूल्य 10 रुपये प्रति केजी है, तो इसका मतलब 5 केजी आप खपत कर रहे हैं। यानी जो खपत निकालना होगा, खपत वो कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल खर्च को उसके मूल्य से डिवाइड कर देंगे अगर खपत निकालना होगा। उसी तरह से टोटल खर्च 100 था और मूल्य अगर 100 था तो यहाँ पे टोटल खपत आ जाएगा, और यहाँ पे टोटल खर्च 112 था और उसका जो मूल्य था 118 था, यहाँ से उसका खपत आ जाएगा। यानी ये 100 से 100 कट जाएगा और 2 से कितना बार में कटेगा, ये 56 बार में, और 2 से यहाँ कितना बार में कटेगा, 59 बार में। यानी ये 59 इधर जाएगा तो यानी 59:56, यानी उसके खपत का अनुपात क्या गया, 59:56। यानी खपत में अब कितना का कमी करना पड़ेगा, अब हम इजीली निकाल सकते हैं। हमें कितना का कमी करना पड़ रहा है, 3 का कमी करना पड़ रहा है। कितना में, 59 में गुना 100। ठीक है, अगर मान चलिए ये 60 रहता तो ये कितना है,
5 बार में एग्जैक्ट कट जाता, 5 बार में एग्जैक्ट, लेकिन ये 60 से थोड़ा सा कम है तो ये 5 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, तो यानी 5.1 इसका करेक्ट आंसर, यानी 3 बार टाउन से 100 करेंगे ना तो 5.1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी ए अनुपात भी अगर 4:5 दिया गया है तो 2a + 3b अनुपात 3a + 2b का मान निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, ए अनुपात भी अगर 4:5 जाएगा तो इसका मतलब ए का मान 4 तो बी का मान 5 हो जाएगा, यानी 4 दूना 8 + 5 तिया 15, 18 5 23, तो 23 अनुपात में एक ही, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 4 तिया 12, 15 10, यानी 12 10 22, यानी 23:22, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यदि किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों को औसत अंक 64 रहा है, यदि 2 विद्यार्थी का अंक 83 और 24 के स्थान पे 38 और 42 दर्ज हो गया, तो इसका मतलब टोटल यहाँ पे कितना अंक दर्ज करना था, यानी 107 अंक दर्ज करना था, और दर्ज कितना हो गया, यानी 70 अंक दर्ज हो गया, 4 3 7 1 8, यानी 80 अंक दर्ज हो गया, यानी दर्ज करना था 107 और दर्ज हो गया 80, कितना का कमी हो गया, यानी 27 का कमी हो गया, 27 का कमी हो गया, ओवरऑल जो योग में 27 का कमी आ गया। अगर हम औसत का बात करें, औसत में कितना का कमी आया, तो हम 50 से डिवाइड कर देंगे, तो औसत में कितना का कमी आ गया होगा, यानी 0.25 और 0.54 का कमी आ गया औसत में। अगर 0.54 का औसत में कमी आया, इसका मतलब जो सही औसत आएगा वो 0.54 ज़्यादा होगा, यानी 64 में हम 0.54 ऐड करेंगे तो 64.54, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जितना औसत में कमी आएगा वही हम ऐड कर देंगे, या अगर यहाँ पे ज़्यादा आता तो हम लोग क्या करते, औसत में कम कर देते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यदि त्रिभुज ABC और EDF समरूप हो, यानी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDF हो, तब इसका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड बोले तो अगर इसमें AB लेंगे तो इसमें ED लेना पड़ेगा, यानी AB और ED का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, BC और DF के रेशियो के बराबर, BC और DF के रेशियो के बराबर, और वो और ये किसके बराबर हो जाएगा, AC और EF के रेशियो के बराबर, AC और EF के रेशियो के बराबर हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेना है उसका, EF के रेशियो के बराबर हो जाएगा। इसमें बताया कि अगर मान चलिए ये दोनों समरूप है तो इसके एरिया का जो अनुपात होगा भुजा के अनुपात का स्क्वायर हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जो होगा, ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का जो अनुपात होगा, उसके जो क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजा का अनुपात के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और इसमें हमें DF का लंबाई निकालना है, तो DF के साथ BC लगा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं BC बट्टा DF का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, BC बट्टा DF का स्क्वायर। तो ABC का एरिया और DEF के एरिया का अनुपात 9:4 है, इक्वल टू BC हमें दिया गया है, यानी BC 8 सेंटीमीटर दिया गया है और DF निकालना है। और ये स्क्वायर अगर इधर आ गया तो ये रूट में आ जाएगा, अगर रूट में इसका मान देखेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। तो जो DF का लंबाई होगा यानी 8 दूना 16/3, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यदि A + B + C कितना दिया गया है, 11 दिया गया है, और AB + BC + CA जो है वो कितना दिया गया है, 38 दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, A³ + B³ + C³ - 3ABC, ये मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम इसको फार्मूला बेस्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो भी बन जाएगा, या फिर ये भी देख सकते थे कि अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल फिक्स कर देंगे और एक C का मान जो है हम 0 कर देंगे। अगर C का मान 0 करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, C0 करेंगे तो ये हो जाएगा A + B 11 हो जाएगा, और ये C0 0 यानी AB कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। अगर C0 तो ये 0 0 हट जाएगा, तो हमें A³ + B³ निकालना है, A³ + B³ निकालना है। तो A + B का अगर हम क्यूब करेंगे तो A + B का क्यूब क्या होता है, A³ + B³ + 3AB × A + B बराबर 1331।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर निकालेंगे तो इसका क्यूब करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर अगर 1331 हो जाएगा। तो हमें ये मान निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी के बदले में 38 और ए प्लस बी 11 बराबर 1331 हो जाएगा। इन अगर हम यहाँ गुना करेंगे तो 33 और 33 को 38 से गुना करेंगे अगर तो गुना कर कैसे करते हैं 33 को 38 से पहले क्या करते दोनों साइड वाले गुना करते यानी 8 का 24 बचेगा 2 फिर ये दोनों साइड 8 को 3 24 अब प्लस 9 33 अब प्लस 2 35 बचेगा 3 3 3 9 3 12 यानी 1254 आ जाएगा। अगर हम 1254 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 7 और फिर 7 5 12 77 आ जाएगा। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा 77 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं यदि 6 अंकों की संख्या 6x2904 अगर 88 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात करें। 88 से विभाज्य का मतलब क्या है जो संख्या 8 और 11 दोनों से विभाज्य हो वो संख्या 88 से विभाज्य होगा। और 8 के डिविजिबिलिटी का क्या नियम होता है कि लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो लास्ट के 3 अंक में तो x का मान है ही नहीं तो हम 8 का डिविजिबिलिटी नहीं चेक करके 11 का डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर लेते हैं। और 11 का क्या नियम होता है सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का जो योग का अंतर होता है वो 0 होना चाहिए। अगर हम विषम स्थान को जोड़े तो 9 4 13 प्लस एक्स यानी 13 प्लस एक्स आएगा। और यहाँ देखें तो 6 2 8 प्लस 0 8 आ गया यानी सम स्थान 8 आ गया विषम स्थान 13 माइनस एक्स। इस दोनों का जो अंतर होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। तो इस दोनों का अंतर 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम इसमें 8 में x जोड़ना रहता तब हम ये 0 कर सकते थे लेकिन हमें बड़ा संख्या में ऐड करें तो इस दोनों का अंतर कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि अगर हम इसमें कुछ ऐड करेंगे तो ये 8 से ज़्यादा आ जाएगा अंतर कभी भी 0 नहीं होगा। तो इस दोनों का अंतर हम लोग 11 कर सकते हैं 13 प्लस एक्स और 8 का जो अंतर है वो 11 कर सकते हैं। अगर 11 करेंगे तो x प्लस 5 बराबर 11 तो x बराबर कितना जाएगा 6। इसका मतलब x का जो मान आएगा वो 6 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये सवाल हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी देखे थे कि अगर tan थीटा का मान 3/4 दिया गया और हर जगह पावर साइन और कॉस में निकालना है पावर सेम दिया गया हो तो क्या करेंगे हम इसको tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 3/4 यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो है 3 4 आ गया यानी साइन थीटा का मान 3 तो कॉस थीटा 4। अगर साइन थीटा 3 रखेंगे तो 4 3 12 माइनस कॉस थीटा 4 था तो 4/4 3 12 प्लस 4 यानी 12 में से 4 गया 8 और 12 प्लस 4 16 यानी 1/2 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इसमें अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये दशमलव को भाग में है दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है यानी 7 6 की वैल्यू 6 बार में लगेगा और 6 गुने 3 18 यानी 3.8 माइनस 18। अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 5 9 10 अगर 10 को अगर हम 0.5 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट हटाएगा तो 0 यानी 20 हो जाएगा यानी प्लस 20। इस दोनों कैलकुलेशन कितना आ गया प्लस 2 और ये प्लस 3.8 यानी 5.8 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं यदि ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास ए बी है यानी ये केंद्र ओ है। केंद्र ओ वाले इस वृत्त का जो व्यास है वो क्या दिया गया है ए बी दिया गया है। ये ए बी इस वृत्त का व्यास है और सी डी जीवा इस प्रकार सी डी जीवा इस तरह की जीवा है कि ए बी सी डी एक समलंब बनता है यानी सी डी जीवा है और ए बी सी डी एक समलंब बनता है। ये सी डी एक समलंब बनता है ए बी सी डी और एक समलंब बनता है और सी डी और बी ए सी कितना दिया गया 15 डिग्री दिया गया है। बी ए सी 15 डिग्री यानी बी ए सी ये जो एंगल है वो 15 डिग्री दिया गया है। बी ए सी 15 डिग्री दिया गया है तो हमें निकालना है सी ए डी यानी ये वाला मान निकालना है सी ए डी। एक चीज़ बताया अगर ये समलंब है तो इसका मतलब ये रेखा ए बी और सी डी एक दूसरे के समानांतर होगा। सी समलंब में क्या होता है दो भुजा एक दूसरे के समानांतर होता है और दो समानांतर नहीं होता है। ए बी सी डी एक दूसरे के समानांतर होगा। अगर हम बात करें एंगल त्रिभुज ए सी बी में अगर बात करें तो ये 90 डिग्री होगा क्योंकि व्यास पे यानी अर्धवृत्त पे जो बना कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है यानी ये 90 डिग्री होगा। यानी
ये अगर 90 डिग्री होगा तो इस त्रिभुज में ये 90, ये 15, तो बाकी कितना बच गया, 65 डिग्री बच गया, यानी ये जो एंगल होगा वो 65 डिग्री हो जाएगा। अब ये ABCD अगर एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, तो ये 65 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 115 डिग्री, 115 डिग्री, क्योंकि जो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का जो कोण होता है उसका जो योग होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो ये 65 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 115 डिग्री। अब जब AB और CD ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है और ये रेखा उसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक ही ओर का जो अंतर कोण होता है उसका जो योग होता है 180 डिग्री होता है, यानी ये 115 और ये 15, तो कितना बच गया, ये 115 और 15 हो गया, तो यानी 130 हो गया, 115 130 हो गया। तो जो बच जाएगा कितना डिग्री, 50 डिग्री का कोण बच जाएगा। एक मिनट, इस त्रिभुज में ये 90, ये 15 था, तो ये 75 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। ये 75 जब होगा तो ये 105 बन जाएगा, क्योंकि इस दोनों का जो योग होता है 180 होना चाहिए। ये 105 जब होगा तो 105 अब प्लस 15 130 हो गया, तो बाकी जो बचेगा 105 अब प्लस 15 120 हो गया। अब बाकी जो बचेगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा। इन्हीं सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। जब दो रेखा एक दूसरे के समानांतर हो ABCD और ये तीसरी रेखा उसको प्रतिच्छेद कर रही हो, तो एक ही ओर का जो अंतर कोण होता है उसका योग 180 डिग्री होता है। तो 105 प्लस 15 120 हो गया, तो बाकी 60 डिग्री बच गया। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। x + 1/x बराबर अगर √5 है तो x³ + 1/x³ निकालना है। अभी जस्ट पढ़े हैं, अगर x + 1/x बराबर a हो तो x³ + 1/x क्या होता है, a³ - 3a, यानी √5 का क्यूब माइनस 3 गुने √5, यानी √5 का क्यूब कितना होता है 5√5 माइनस 3√5, यानी सवाल का जो आंसर होगा 2√5। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। अब हम लोग 12 सेट कर चुके हैं अभी तक, यानी जो CGL में 22 सेट हो चुका, 22 सेट जो एग्ज़ाम हुआ था 22 सेट में, उसमें से हम लोग 12 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये 10 सेट और बचा हुआ, ये 10 सेट कंप्लीट करने के बाद हम लोग CHSL के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, मैथ के पेपर का। उसके बाद हम लोग CPU पे आएंगे। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जितने भी लोग SSC का तैयारी करते हैं उसके पीछे एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग इस सेशन का फ़ायदा ले सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।